This is Shivansh. How are you? I hope you all are fine and stay safe. So today I'm here with a new topic, with a new video of a related topic, that is power sharing, and this topic is Belgium. And what about Belgium? It is about the solution of power sharing in the context of Belgium. Students, we have already studied about the situation issues in the Belgium in previous videos. If you haven't seen that video till now, please go and see that first, right? And if we talk about the last video, so in the last video we had discussed about the power sharing, what is actually that, and why it is so desirable, right? तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि पावर शेयरिंग क्या होता है और इसकी आवश्यकता का क्या महत्व है। और आज हम बेल्जियम के जो इश्यूज थे हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे। अगर आपने बेल्जियम के इश्यूज क्या थे, क्या मुद्दे थे बेल्जियम में, सबको नहीं स्टडी किया है तो एक बार उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। आज हम उस वीडियो को, उस टॉपिक को कंक्लूड करने जा रहे हैं कि बेल्जियम की जो स्थितियां थी उसके अनुसार पावर का शेयरिंग किस तरह से हुआ, क्योंकि पावर शेयरिंग क्या होता है ये हम लास्ट में पढ़ चुके हैं। क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट। In this country, the leaders have realized that the unity and the coordination of the country is possible only by respecting the feeling and interest of different communities and regions. Here's written that कि यहाँ जो लिखा है उसका अर्थ है कि जो बेल्जियम में डिफरेंट तरह की कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, डिफरेंट रीजन्स में, उनके इंटरेस्ट और उनकी फीलिंग को हम केवल एक ही तरह से रेस्पेक्ट कर सकते हैं। वो एक ही पॉसिबिलिटी है और वो है उसकी यूनिटी और उसकी कोऑर्डिनेशन के लिए, ठीक है, कि उन सभी को हम समान रूप से सम्मान दें। एक यही तरीका है। क्लियर है? सो विद दिस पर्पस बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आई थिंक 4 टाइम्स अमेंडमेंट्स किए गए और कंक्लूजन निकला कि बेल्जियम्स कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मेंबर्स मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसमें डच और फ्रांस स्पीकिंग मिनिस्टर्स की जो नंबर होंगे वो सेम होंगे। किसी को भी मेजॉरिटी में नहीं लिया जाएगा, सो दैट कि सभी के जो इंटरेस्ट हो वो उनको इक्वल वैल्यू और एक इक्वल स्टेट मिले, राइट? ऐसे ही कुछ स्पेशल लॉज की रिक्वायरमेंट रहेगी। कहा गया कि मेजॉरिटी में अगर कोई लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं अलग अलग तो उनकी मेजॉरिटी के लिए कुछ लॉज की ज़रूरत है। नेक्स्ट कि गवर्नमेंट की बात करें, सो गवर्नमेंट जो थी उसमें स्टेट गवर्नमेंट उसको सबऑर्डिनेट ना बनाने की कोशिश की गई कि द स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट बी independent, will not be dependent body, right? It should be a free body, means it can take the decision for state's development and its cultural development without any permission of the central government. उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि ये प्रावधान किए गए कि जो राज्य सरकार होगी वो स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी, उसको सबऑर्डिनेशन में नहीं रखा जाएगा, मतलब उसके अनुसरण में नहीं रखा जाएगा कि किसी भी कार्य के लिए उसको, अन्यथा हम ये कहें कि प्रत्येक कार्य के लिए उसको केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़े। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट तो वहाँ थी ही, लेकिन वहाँ की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसा कि आपने पढ़ लिया है स्टार्टिंग में ही कि वो लिंग्विस्टिक ज़्यादा डिस्प्यूट्स हैं, तो उस बेसिस पर एक थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। लेट्स सी व्हाट इज दैट। सो इन द कम्युनिटी गवर्नमेंट द मिनिस्टर्स, द पर्सन्स आर इलेक्टेड बाय द वन language community like Dutch, French and German speaking person. It has the power regarding cultural, educational and the language related issues. ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, एक जो सामुदायिक सरकार थी, उसके जो प्रतिनिधि थे वो प्रत्येक समुदाय से, लाइक डच, फ्रांस और जर्मन भाषीय लोगों के समुदाय से एक एक चुने गए थे, निर्वाचित किए गए थे, राइट? और इस सामुदायिक सरकार को ये शक्ति थी कि वो
सांस्कृतिक संबंधी, भाषा संबंधी या शिक्षा संबंधी मुद्दों को सुलझाने में सक्षम थी। ठीक है, सो दिस टॉपिक इज ओवर नाउ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो लर्न करते रहें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।